नमस्ते एस्पिरेंट्स। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉलेज गेन करना चाहते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपने पीएसआईआर को एज एन ऑप्शनल चूज कर रखा हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज पीएसआईआर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शनल्स, और दैट्स वाई जो भी आप नोट्स यूज करोगे वो सब कुछ मार्केट में अवेलेबल रहेगा। अब जब अवेलेबल रहेगा तो आपकी नॉलेज बाकी जैसों जितनी बराबर होगी, और जब आपकी नॉलेज बाकी सबसे बराबर होगी तो आप वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा में कैसे करोगे। वन पार्ट इज प्रैक्टिस फॉर दिस, लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि आपको कोई सिंप्लीफाइड तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड कर दे अलॉन्ग विद दिस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में नोट्स के साथ साथ अदर अदर बुक्स का भी नॉलेज आता है। कुछ जो बहुत ही बेसिक बुक्स हैं जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छे से एक बाउंड्री के अंदर रख कर भी कंसिस्टेंसी से आपके लिए एक नैरेटिव बना सकती है, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। जैसे आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरी सीरीज ही पीएसआईआर ऑप्शनल की रहेगी। आज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे जो आप पेपर वन सेक्शन ए के रिलेटेड टॉपिक्स देखते हो, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये बच्चों को रटा रहता है। लिटरली जब आप शुरुआत करते हो तो इसी से बच्चे रटोफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाले टॉपिक में एक किताब जो हर एस्पिरेंट को देखनी चाहिए एक ना एक बार, वो है एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की किताब। बट इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं, तो चलो इस ऑडियो फॉर्मेट से, इन वीडियो से ही आप समझ लेना कि क्या इस किताब में लिखा गया है, बिकॉज मैंने इसके पूरे नोट्स बनाए हैं और इसको हम बहुत ही स्मार्टली कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी आराम से समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं लिबरलिज्म वाले टॉपिक से। अब आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे लिबरल थिंकर्स के बारे में। जो भी नहीं जानते हैं लिबरल या उदारवादी विचार के बारे में, उन्हें बता दें कि ये इसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आते हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं या फिर जॉन लॉक आते हैं। इसने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में स्पेसिफिकली जो थॉट वेस्ट से निकलती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज, उनके लिए डेमोक्रेसीज का ओरिजिन ही लिबरल पॉलिटिकल थॉट से माना जाता है। लेकिन व्हाट इज द टर्म ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। लैटिन में लिबरलिज्म निकला है एक लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब है क्लास ऑफ फ्री मैन। मतलब वो इंसान जो फ्री है, जो आज़ाद है, जो किसी के अंदर भी बाउंड्रीज में नहीं रखा गया है, वो इंसान जिसे फ्री रखा गया, जिसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। एंड दैट इज वाई लिबरलिज्म एज अ थॉट is a commitment to individual and desire to construct society। ये एक तरीके का कमिटमेंट है। इंडिविजुअल से कमिटमेंट है कि हाँ भाई आपको यहाँ पर फ्री रखेंगे, यू विल बी अ क्लास ऑफ फ्री मैन। और डिजायर भी है कि हमें एक लिबरलिज्म के थॉट के बेसिस पर ऐसी एक सोसाइटी को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर पीपल कैन सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट एंड अचीव देयर फुलफिलमेंट्स, जहाँ पर लोग आराम से अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों को शांतिपूर्ण तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी फुलफिलमेंट्स को भी इजीली अचीव कर सकते हैं, अपनी डिजायर्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। दिस इज लिबरलिज्म। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि यहाँ इसका फीचर क्या होता है, क्योंकि पॉलिटिकली आप जब भी पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे तो आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स होते हैं? बिल्कुल। हर एक नागरिक को इक्वल पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स एज पर लिबरलिज्म प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखो, उसके पहले फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच सिस्टम में किंग ने फ्यूडल्स को और प्रीस को अलग प्रिविलेजेस दे रखे थे। लेकिन जैसे ही रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद हर कोई इक्वल हो जाता है। तो ये एक लिबरलिज्म का फीचर है जहां पर आपको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है और हर किसी को भी। अब यहाँ पर मेन उसके बाद दूसरा मुद्दा ये है कि ठीक है, पॉलिटिकल एंड इक्वल राइट्स की मैंने बात कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमी में कैसे रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे यहाँ पर इकोनॉमी में चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि पहले की क्लास का क्या था, कुछ प्रिविलेज सेक्शंस रहेंगे जिनको ना काम करने की जरूरत रहेगी और ना ही इनको कोई टैक्स वैक्स भरने की जरूरत रहेगी, ये दीमक की तरह बाकी सोसाइटी को खाते जाएंगे। लेकिन यहाँ लिबरलिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि आपको रिवॉर्ड किया जाएगा
in line with your talent and also with your fulfillness to work here, your willingness to work here. आपको अपने टैलेंट के हिसाब से ही रिवॉर्ड किया जाएगा, जितना परफॉर्म करोगे उतना ही रिवॉर्ड किया जाएगा। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, कंपनी में अच्छे लेवल्स पर जाएंगे, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, और जितना आप काम कर पाओगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ आप में से बहुत लोग ये बोलोगे कि मैम ये आइडियल है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, सोसाइटी में बहुत ही अनजस्ट इनइक्वालिटीज प्रिवलेंट है। उन सब की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें आइडियोलॉजी की। पूरा जो आइडियोलॉजी का आप मतलब जानते होगे ना, आइडिया प्लस लॉजिक। द साइंस ऑफ द आइडियाज इज आइडियोलॉजी इटसेल्फ। आइडियोलॉजी एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स होता है कि हाँ भाई इस थॉट के हिसाब से हम चला करेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है दैट कैन वेरी, वी कैन मूव टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ दैट आइडियोलॉजी। तो अब आ जाते हैं हम ओरिजिन पर फाइनली, कि इस लिबरल थॉट का ओरिजिन हुआ कहाँ से था। दिस वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम इन यूरोप, जैसे मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल से बताया, एंड दैट वॉज द ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म एटसेल्फ और मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस के राइज। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही होता है, मिडिल क्लास राइज होने लगती है और इनको लगता है कि इनको फेयर रिवॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे, सो इनके एस्पिरेशन से फाइनली एक रिवोल्यूशन आता है। ये मिडिल क्लास एस्पिरेशंस ये सोचती है कि हम ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, हम टैक्स भरते हैं, तब भी हमें पॉलिटिकल लेवल पर इक्वालिटी नहीं मिलती, हमें प्रिविलेजेस नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई दीज पीपल वर विलिंग टू लीड द रिवोल्यूशन एज वेल एज लीड दीज रेडिकल चेंजेस। उस समय पर तो ये रेडिकल ही थे, आज के समय पर आपको काफ़ी लॉजिकल लगेगा, लेकिन तब ये काफ़ी रेडिकल थे, क्योंकि इन्होंने जो उस टाइम के एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस थे उनको क्रिटिसाइज किया। जब भी किसी सोसाइटी में कोई एग्जिस्टिंग प्रिविलेज को क्रिटिसाइज करता है तो उसे रेडिकल ही समझा जाता है, बिकॉज दे हैड डेवलप्ड दैट मच ऑफ करेज टू चैलेंज द सिस्टम ऑफ मोनार्की हियर, जो लॉन्ग प्रिवलेंट थी। मोनार्की को इनफैक्ट डिवाइन राइट्स प्रोवाइडेड थे, राइट। लुई 14 क्या कहते थे, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। ये इनका कहना हुआ था, मतलब मैं जो कहूँगा वो मेरा वचन ही है, मेरा शासन टाइप, राइट। और ऐसे किंग्स जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग समझते थे कि हमें ये सारे राइट्स किंग बनने के भगवान ने दिए, हमें भगवान ने ये सब दिया, उनको आप चैलेंज कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी रेडिकल, क्योंकि सोसाइटी इस समय पर मानी जाती थी एक ऑर्गेनिक सोसाइटी, जिसमें भगवान ने राइट दिया है किंग को कि वो रूल करेगा, और जो सब्जेक्ट्स हैं दे विल बी रूल्ड हियर, सिंपल। लेकिन अब इस ऑर्गेनिक व्यू को चैलेंज किया गया थ्रू दिस रेडिकल थॉट हियर। अब सोसाइटी को ऑर्गेनिक नहीं माना गया। ऑर्गेनिक मतलब लाइक स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म जिसके अलग अलग अंग हैं। जैसे कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र में क्या देते हैं, सप्तांग थ्योरी, स्टेट है उसके अलग अलग अंग हैं। पहले ये थ्योरी बहुत चला करती थी, प्लेटो ने भी दी, कौटिल्य ने भी दी। इसका मतलब ये है कि स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स स्टेट के फेवर में काम करेंगे और एक ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली राइज करता रहेगा। ऑर्गन्स को यूज किया जाएगा। स्टेट का एक ऑर्गन पीपल भी होता है, पीपल विल बी यूज्ड हियर, लेकिन पीपल की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी अदर देन दी स्टेट। स्टेट पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, तो अगर किसी इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ द स्टेट तो वो किया जाएगा। किसी इंसान को मारना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल और फ्लरिशिंग ऑफ द स्टेट, वो किया जाएगा। जैसे आपकी पूरी बॉडी में मान लो आपके हाथ में गोली लग गई, तो आपके हाथ के उस हिस्से को काट दिया जाएगा फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल फॉर योर एंटायर बॉडी। लेकिन आपके हाथ के अकेले के सर्वाइवल के लिए पूरी बॉडी में उस बुलेट का जहर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं फैलाया जाएगा। लेकिन इसके बाद से पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी के बाद से, जब से लिबरलिज्म का थॉट आने लगता है, उसके बाद से राइट सिंस राइज ऑफ मिडिल क्लास और जब ये रेडिकल रेवोल्यूशन आता है, तब से ये जो कम्युनिटेरियन थॉट है, ऑर्गेनिक थॉट है, ये चैलेंज होने लगती है। और यहाँ पर एक ऑटोनोमस मैन की बात आने लगती है कि इंसान ऑटोनोमस है। ये सब रिलीजन का चूरन ये सब एलिट्स ने बनाया, जैसे चर्च वालों ने और इन सब लोगों ने बनाया, फ्यूडल्स ने, प्रीस्ट ने, सो दैट दे कैन रूल ओवर द एंटायर मासेस। एक ऑटोनॉमस मैन की बात आती है फ्रॉम रिलीजन, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम कल्चर। इसी चीज को आप थॉमस हॉब्स की थॉट से भी रिलेट कीजिए। थॉमस हॉब्स कभी ना कभी ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। ही वॉज वेरी क्रूशियल इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये आपको पता ही होगा। और ये भी ये अज्यूम करते हैं दैट मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। पहले भी अज्यूम तो किया जाता है कि हाँ भाई मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, लेकिन जब पहले अज्यूम किया जा रहा था
तब उन अजम्पशंस में गिल्ट था कि मैन को इसलिए क्राइस्ट को फॉलो करना सिखाना चाहिए ताकि मैन में इंडिविजुअलिज्म कम हो। लेकिन जब थॉमस हॉब्स ये अज्यूम करते हैं तो वो इसको मान लेते हैं कि हाँ जी, इंसान ऐसा ही है, इंसान इंडिविजुअलिस्टिक है, इंसान पावर सीकर है, इंसान यूटिलिटेरियन टर्म्स में सोचता है, और इसी के हिसाब से आपकी सोसाइटी, आपका स्टेट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लाइकवाइज लॉक, इनके हिसाब से मैन इतना नेगेटिव नहीं है जितना थॉमस हॉब्स ने बताया। लॉक के हिसाब से मैन हैज टू पॉइंट्स ऑफ व्यू। मैन का पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, मैन यहाँ पर अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए दूसरों के साथ कोऑपरेट भी कर सकता है, हाँ लड़ता भी है, कोऑपरेट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी लॉक ने भी इसी इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा फोकस किया। लॉक के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स रही थे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सब आप इस समय पर देख सकते हो। ये पूरा लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में धीरे धीरे आने लगा था, ये ऑटोनॉमस थॉट आने लगी थी। तो यहाँ अगर आप लिबरलिज्म की कोर थीम्स की बात करो, कोर थीम्स पर आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर थीम्स क्या है? तो पहला कोर थीम यही है, द थीम ऑफ इंडिविजुअलिज्म। पहले स्टेट पर फोकस था, अब इंडिविजुअल पर फोकस है। द फोकस इज नाउ ऑन द प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल, and once we focus on the primacy of the individual is able to flourish very well. अदरवाइज इंडिविजुअल फ्लरिश ही नहीं कर पाएगा। पहले फोकस था गुड के ऊपर, राइट, कि गुड होना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी। इसलिए अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर दो। लेकिन स्टेट, स्टेट को मैं यहाँ क्राउन से दिखा रही हूँ क्योंकि पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, राइट। ऐसे सिंबल्स आपको काम आएंगे नोट्स बनाने, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। तो यहाँ पर ऐसा माना गया। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म आया, तब से राइट को प्रायोरिटी दी गई, दैट वी शुड फोकस अपॉन दी राइट हियर। राइट पर फोकस कीजिए, देयर शुड बी फोकस अपॉन दी राइट ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का राइट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहे। और इसका एक सिग्निफिकेंस, इसका एक मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पर इमैनुअल कांत की थॉट्स में भी देखा करते हो। इमैनुअल कांत आपको पता होगा, जिसने यूटिलिटेरियन थॉट ऑफ बहुत क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने यहाँ पर बेसिकली डिओन्टोलॉजिकल थॉट दिया। याद है, आप एथिक्स में इसको पढ़ते हो, डिओन्टोलॉजिकल थॉट। इनका क्या मतलब था? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को फोकस करना चाहिए। मतलब कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का साफ साफ मतलब है किसी भी इंसान को आप जरिए की तरह कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। every individual on this earth, every human on this earth is a form of end in themselves, is an end in themselves। तो हर किसी को end in themselves का ट्रीट करने का यही मतलब है कि हर इंसान का जो राइट है उसको अपहोल्ड करो। एंड दैट इज वाई इवन दो स्टेट के लिए अगर कुछ अच्छा है तभी भी इंसान को एज अ मीन्स यूज नहीं करना। मतलब राइट इज ऑलवेज प्रायर टू गुड। और ये कोर फिलोसफी है इंडिविजुअलिज्म की, कोर थीम। पहला थीम एंड्रयू हेवुड यही बात करता है, और इसका इन्होंने बहुत ही रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दिए थे। बिकॉज अभी तक एज ऑफ साइंस तो आ चुकी है, तो हर अब चीज जो बताई जाएगी उसके रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आएंगे। हॉब्स और लॉक की थॉट में भी आपको ये रैशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दिखाई देते हैं। इनफैक्ट ये जो व्यू है इसको आप एटोमिस्टिक व्यू भी कहा करते हो। एटोमिस्टिक थॉट है एक टाइप की। ये भी वर्ड साफ साफ एंड्रयू हेवुड ने अपनी किताब में लिखा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोर थीम क्या है? अगर इंडिविजुअल पर सबसे ज्यादा फोकस है भाई साहब, अगर इंडिविजुअल को प्राइमेसी दी जाएगी, अगर एटोमिस्टिक व्यू है, इंडिविजुअल को एक एटम की तरह ट्रीट किया जाएगा एज अ सेपरेट एंटिटी इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो दूसरा लॉजिकल कोर थीम आना चाहिए फ्रीडम का, कि ये जो एटम है ये अपने आप में एक यूनिट इन हिमसेल्फ हर सेल्फ है जो खुद से सरवाइव कर सकता है, और दैट इज वाई आप इस यूनिट को फ्रीडम प्रोवाइड करोगे। सो दैट्स वाई अगला लिबरलिज्म का थॉट है फ्रीडम का थॉट। पार्डन, 1 मिनट का मैं आपसे ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद दोबारा इस चीज को स्टार्ट करते हैं।
लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अगेन। सो अब फ्रीडम, लॉजिकली अगला कंक्लूजन इसका यही होगा, फ्रीडम की तरफ ही हम बढ़ेंगे, राइट। सो नेक्स्ट ये फ्रीडम को लिबरलिज्म में इनफैक्ट एक सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू कहा गया, नॉट जस्ट अ सबसर्विएंट, लेकिन एक सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू। नेचुरली फ्रीडम यहाँ पर आनी ही थी, इस तरीके से आना ही था। और फ्रीडम में डिस्कशन आता है लिबर्टी का, कितनी लिबर्टी प्रोवाइड की गई। जैसे लॉक के हिसाब से लिबर्टी एक सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू तो है ही सही, लेकिन इंसान को लिबर्टी है उसकी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, इन सारी चीज़ों की। और ये लिबर्टी काफ़ी ब्रॉड रखी गई थी इनिशियल लेवल्स पर, लेकिन जैसे जैसे इसके इल्स को देखा गया, यूटिलिटेरियनिज्म ने, जेरेमी बेंथम ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इसी लिबर्टी पर काफ़ी फोकस किया था। लेकिन फिर होता यह है कि इसके इल्स देखे गए। अगर आप इंसान को कंप्लीट लिबर्टी प्रोवाइड कर दोगे तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। जैसे एक कैपिटलिस्ट है, एक फैक्ट्री को ओन करता है, तो वो बाकी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा, राइट। और ये बाकी वर्कर्स पर सब्जुगेट करने लग जाएगा। सो जब इस लिबर्टी के इल्स को रिकॉग्नाइज किया गया, तब धीरे धीरे इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी आई और तब स्टेट के रोल को भी बढ़ाया गया। लेकिन ये फिर किसी और दिन का डिस्कशन है। लेकिन नेचुरल सी बात है, लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कुछ भी करने का लाइसेंस है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल कहा करते हैं ना, आपके पास लिबर्टी है इन सेल्फ कंसर्निंग एक्शंस। आप अपना हाथ घुमा सकते हो, अपना कंधा जितना चाहे उतना राउंड घुमा सकते हो, प्रोवाइडेड इस घुमाने के चक्कर में सामने वाले की नोज पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा। मतलब सेल्फ कंसर्निंग एक्शन में आपको कंप्लीट लिबर्टी है, लेकिन अदर कंसर्निंग एक्शन में रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब आपकी लिबर्टी किसी और को हार्म ना करे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्म प्रिंसिपल। तो लिबरलिज्म में फ्रीडम है, फ्रीडम इज कॉल्ड एज अ सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू। लेकिन आप समझ रहे हो, ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ लिमिटेशंस है, और ये लिमिटेशंस इसीलिए बनाई गई सो दैट आप कभी भी इन चीज़ों को रोक सको। लेकिन इन सब का रूट है। रूट क्या है? द रूट इज द यूज ऑफ रीजन। देखो, इंसान अभी तक भी पुराना वाला मोनार्की वाला डिवाइन राइट्स वाला कंसेप्ट फॉलो करता रहता कि हाँ भाई, जो किंग है उसको ये राइट्स गॉड ने दिए हैं। लेकिन इंसान ने वो सब तोड़ा जब उसको रियलाइज हुआ कि ये सब मिसयूज करने की बात है, मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक्चुअल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीजन इटसेल्फ। तो रीजन इन सारी चीजों का रूट है। दैट इज वाई थर्ड कोर प्रिंसिपल हमारी लिबरल आइडियोलॉजिकल थॉट का, लिबरल आइडियोलॉजी का मैं कहूंगी, रीजन है। एंड रीजन केम अप बिकॉज देयर वाज दिस एज ऑफ रीजन। रेनेसॉ आपको पता ही है, मिडीवल टाइम पीरियड्स में यूरोप में आ चुका था, रीचर्निंग आ चुकी थी कि दोबारा जो हमारी ग्रीक सोसाइटी थी उसकी तरफ देखना है, ग्रेट बनाना है यूरोप को, ग्रीक रोमन टाइम्स के टाइम पर। और इस समय पर आप जानते हो, ग्रीक सोसाइटी तो इनफैक्ट जब ग्रीक सिविलाइजेशन प्रेजेंट थी तब इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट भी नहीं किया, क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन भी पॉपुलर नहीं हुई थी, राइट। तो ग्रीक सोसाइटी में तो काफ़ी रीज़न देखा गया था, एंड दैट इज़ वाई धीरे धीरे इसी रीचर्निंग से, इसी क्वेश्चनिंग से एक ओवरऑल यहाँ पर रीज़न पर एम्फेसिस निकल के आता है। और यही रीज़न बाद में जाकर फ्रीडम और लिबर्टी और इंडिविजुअलिज्म की तरफ रूट लेता है। अब आप देखो, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर जो फेथ है ना, वो लर्निंग पर है। बिकॉज पहले वाला एज डार्क एजेस ऑफ यूरोप थी, बिफोर कमिंग अप ऑफ रेनेसां, जहाँ पर जैसा जैसा चर्च कहता था वैसा वैसा मान लिया जाता था। जैसा जैसा यहाँ पर बाइबल में लिखा है वैसा वैसा इंटरप्रिटेशन करेगा चर्च, और वैसे वैसे बात मान लेंगे। जैसे अगर लिखा रहेगा विचेस की एग्जिस्टेंस है तो औरतों को पकड़ के जिंदा जला देंगे। दिस वॉज नॉट द एज ऑफ रीजन। लेकिन जैसे जैसे एज ऑफ रीजन जाती है, आने लगती है, तो लर्निंग में इंसान का फेथ आने लगता है दैट यस वी कैन लर्न थिंग्स एंड वी कैन हैव द फ्रीडम टू लर्न। इम्पॉर्टेंटली ऐसा नहीं है कि फ्रीडम इंसान को बस ऊपर ऊपर से मिल गई, फ्रीडम मिली लर्निंग में। फ्रीडम इंसान ने अक्वायर की कि हाँ, मेरी मर्जी मैं जो भी सीखूं, मुझे अगर चर्च की बात नहीं सीखनी, मुझे मिडिल क्लास हूँ, मुझे एक्सप्लोर करना है, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करके क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया आने की कोशिश करेंगे, कम से कम लैटिन अमेरिका तक तो पहुंच ही जाएंगे। एक्सप्लोर करके वास्को डगामा इंडिया तक आएंगे, राइट। और इसी के साथ साथ इन्होंने हिस्ट्री को
एक प्रोग्रेसिव टर्म में देखना स्टार्ट किया, प्रोग्रेसिव तरीके से देखना स्टार्ट किया। People started taking charge of their own lives here, because reason, wherever it takes place, wherever there is rise of reason, it emancipates people. वो सारे जो सुपरस्टिशियस होते हैं ना, जैसे भारत में सुपरस्टिशन था ब्रिटिश टाइम पीरियड पर भी, उसके पहले भी, कि जो भी जहाँ पर मुंजा घास उगती है भारत सब कॉन्टिनेंट की, उसके बाहर जाएगा, मतलब कि वो इंसान अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा, अपना रिलीजन लूज कर देगा। लेकिन बाद में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स आते हैं, वो रीजन का इस्तेमाल करके इस रिलीजन में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इमेंसिपेट्स पीपल फ्रॉम मल्टीपल सुपरस्टिशंस। और इनमें कुछ थिंकर्स हैं जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल रहे हैं, वो रीजन की वैल्यू को काफी अच्छे से बताते हैं। आप जब उनको पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आएगा। लिबर्टी पर जॉन स्टुअर्ट मिल बात करते हैं इन हिज वर्क ऑन लिबर्टी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको इन थिंकर्स में दिखाई देंगे। अब जब हमने इतनी बात की कि हर इंसान इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से, हर इंसान एज एन एटम इज अ सेपरेट यूनिट इन हिमसेल्फ हरसेल्फ, देयर इज फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन फ्रीडम एज सच। ठीक है भाई, फ्रीडम पर भी फोकस है और हम रीजन का यूज भी कर रहे हैं। तो रीजन का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में ये आएगा कि जब हर इंसान अपने आप में ऑटोनोमस है तो हर इंसान न्याय को, जस्टिस को डिजर्व करता है। क्योंकि अगर ऐसे में अगर आप इंसान को जस्टिस नहीं देते, हर एक इंसान को उसका खुद का जस्टिस नहीं मिलता, तो वो इंसान सबसर्वियंट रहेगा। जैसे पहले के समय में ग्रीक सोसाइटी में जो भी वॉर में पकड़ा जाता था और एनिमी की साइड पर हुआ करता था, तो उस इंसान को गुलाम बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे। अब काम करो स्लेव की तरह पूरी जिंदगी, राइट। लेकिन अगर आप रीजन का यूज करो तो आप समझोगे कि हर इंसान अपने आप में खुद में एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट है, हर इंसान अपने आप में ऑटोनॉमस है। तो आपको सबके साथ जस्टिस करना चाहिए और किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उसको गुलाम बना दो, उसके साथ क्राइम करो। दैट इज वाई द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लिबरल आइडियोलॉजिकल थॉट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर थीम इज द थीम ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। जस्टिस को ओरिजिनली क्या कंसिडर किया जाता था कि इंसान अपने ड्यूज को प्रॉपरली फुलफिल करता रहे। जैसे प्लेटोनिक एक डायलॉग होता है पहले, उसमें यही था कि हाँ जी, जो प्लेटो डायलॉग करते हैं लोगों के साथ, कि जस्टिस को हम ऐसे कंसिडर करें, जस्टिस जो है ना, कि इंसान अपने ड्यूज को प्रॉपरली फुलफिल करे, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली हो, अपने एनिमीज के साथ हॉस्टाइल हो। लेकिन बाद में ये सारी चीजें चेंज होती हैं, ऑल दीज थिंग्स बिगिन टू चेंज। अब जस्टिस का बिलीफ इन इक्वालिटी से आने लगता है। जस्टिस को हम इक्वालिटी के साथ जोड़ के रखते हैं। सारे इंसानों को पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टेट रहेगा वो इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। आई होप आपको मेरे सिंबल समझ में आ रहे होंगे। देयर इज फोकस ऑन फाउंडेशनल इक्वालिटी है। मैंने आपको पहले पढ़ा है शुरुआत में, लिबरलिज्म बिलीव्स इन इक्वल लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और ये इसी फाउंडेशनल इक्वालिटी की बात करते हैं जहाँ पर लीगल एंड पॉलिटिकल टर्म्स में एवरीवन इज इक्वल इन नेचर, हर किसी को इक्वालिटी मिल रही है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आज के समय में हम बोलते हैं ना, वन वोट वन वैल्यू। क्यों हमारे इलेक्शंस में ये वैल्यू? क्योंकि हम फाउंडेशनल तौर पर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और जितने भी प्रिविलेजेस हैं सबको डिसअप्रूव कर रहे हैं। जैसे फ्रेंच सोसाइटी में प्रिविलेजेस थे, याद करो प्रिविलेजेस थे नहीं थे, मैंने आपको अभी बताया ना, चर्च था, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये सब क्या था? प्रिविलेजेस ही थे। और इन प्रिविलेजेस से ये लोग फायदा उठाने की, एडवांटेज उठाने की कोशिश करते थे। ये सारे प्रिविलेजेस धीरे धीरे अबैंडन कर दिए गए, खत्म कर दिए गए और एक बिलीफ आ गया, एंड दैट बिलीफ वाज द बिलीफ इन मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी में बिलीव है कि हम मेरिट में विश्वास रखते हैं। जो सबसे पहले परफॉर्म करता है, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है, उसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड आप जितना वर्क करते हो उसके हिसाब से मिलेगा। चाहे आप फ्यूडल क्लास के हो, चाहे आप क्लर्जी हो, चर्च हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, जितने मार्क्स लाओगे आप एग्जाम में उसके हिसाब से आपका परसेंटेज मिलेगा, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं है अगर आप एक आईएएस के बच्चे हो तो ऑटोमेटिकली आईएएस बन जाओगे, अगर आप एक मिनिस्टर के बच्चे, चलो पॉलिटिक्स तो डायनेस्टिक चलती है, बट हाँ लीगल और पॉलिटिकल टर्म्स में आप देखो
जो लीगल टर्म्स हैं उनमें स्पेसिफिकली देयर इज फाउंडेशनल इक्वालिटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इन द थॉट्स ऑफ लिबर्टी। और ये इसीलिए आया है बिकॉज वी फोकस ऑन जस्टिस। अगर ऐसे नहीं करेंगे, जैसे पहले के समय में मराठा या मुगल आर्मीज में, अगर उसके पहले की आर्मीज में हेरिडेटरी टर्म्स में एम्प्लॉयमेंट किया जाता था। कोई क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय बनेगा, कोई बाप है बीमार पड़ गया उसका बेटा जाकर आर्मी में सर्व करने लग जाएगा। नाउ दिस इज इनजस्टिस। अगर बाहर बैठा हुआ कोई बच्चा आर्मी में सर्व करना चाहता है तो उसको बैरियर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। वेयरएज जस्ट बिकॉज मेरे पिताजी आर्मी में थे तो मैं आराम से आर्मी में सर्व कर पाऊंगा। दिस क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है जो लिबरल थॉट यहाँ पर अलाउ नहीं करता है आइडियोलॉजिकल टर्म्स में। एंड दैट इज वाई वी फोकस ऑन बिलीफ इन मेरिटोक्रेसी। और इसी मेरिटोक्रेसी से एक और बिलीफ निकल के आता है एंड दैट बिलीफ इज ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। एक मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर, दो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने देखे, एक है फाउंडेशनल इक्वालिटी एंड वन वी हैव सीन जस्ट नाउ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। प्रोपोर्शन का मतलब मैं जितना काम करूंगी उसके हिसाब से मुझे उतना पैसा मिलेगा, उतना रिवॉर्ड मिलेगा। फाउंडेशनल इज इन सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल टर्म्स कि यहाँ वन वोट वन वैल्यू। इसके लिए मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे पास प्रॉपर्टी है। जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से मेरे पास जितने अगर प्रॉपर्टी थी तभी मैं टैक्स पे कर सकती हूँ, यही था सिस्टम। लेकिन यहाँ फाउंडेशनल इक्वालिटी में ऐसे सारे डिस्टिंक्शंस हटा दिए। पॉलिटिकल टर्म्स में, वोट के टर्म्स में, लॉस के टर्म्स में एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जैसा हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन वही प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी इकोनॉमिक सेंस में, यहाँ पर आप इकोनॉमिकली जितना परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम जस्टिस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं मतलब इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिस, लाइकवाइज फ्रीडम और लिबर्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिस। एक ट्राइंगल है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी का। तीनों चीजें एक दूसरे के बिना कंप्लीटली अधूरी हैं, कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। इन तीनों को आप एक साथ ही रियलाइज कर पाओ। इस पर हम आएंगे जैसे जैसे हम आगे और डिस्कस करेंगे, बट प्राइमरली मोटा मोटा आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सबसे और इम्पोर्टेंट थीम इज द थीम ऑफ टॉलरेशन है। टॉलरेशन का क्या मतलब? टॉलरेशन हेयर मीन्स आपको कोई इंसान पसंद नहीं, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट लाइक हिज और हर वॉइस, तब भी आप उसे कुछ नहीं बोल रहे। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू दैट पर्सन कि चुप हो जाओ मुझे नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि आप टॉलरेट करना जानते हो, आप सामने वाले को बर्दाश्त करना जानते हो, राइट? और ये बर्दाश्त एक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल के लिए अगर इंडिविजुअल टॉलरेंट होता, जैसे अकबर एज अ रूलर वॉज कंसिडर्ड मोर टॉलरेंट कंपेयर टू औरंगजेब, और इसकी वजह से ही वॉज लाइक्ड मोर बाय सोसाइटी कंपेयर टू औरंगजेब। ऐसे ही एक सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स टॉलरेंट हो। अगर इंडिविजुअल का टॉलरेंट लेवल जीरो हो रहा है, अगर इंडिविजुअल रोड पर चलते चलते वायलेंस कर रहा है, रोड रेज कर रहा है, अगर इंडिविजुअल दूसरे रिलीजन या कास्ट या एथनिसिटी के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो यहाँ सोसाइटी में आप देखोगे अलग अलग डिवाइड्स पैदा हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई लिबरलिज्म एज अ थॉट पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन द टॉलरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। क्योंकि इससे अगर आप टॉलरेंस को प्रैक्टिस करते हो मतलब आप सोसाइटी में जितनी भी प्लूरलिटीज हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस टाइप ऑफ थॉट एक्सेप्ट प्लूरलिज्म इन नेचर। जैसे वोल्टेयर कहा करते थे, ये आपने सुना भी होगा, आई डू नॉट अग्री विथ वॉट यू आर सेइंग बट स्टिल आई विल डिफेंड टू माई डेथ योर राइट टू से इट। मैं चाहे अग्री ना करूँ आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन तब भी मैं डेथ तक आपके बोलने के राइट के लिए फाइट करूंगा, क्योंकि ये राइट होना हर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना टॉलरेंट सोसाइटी में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जॉन स्टुअर्ट मिल भी इसी टॉलरेशन की बात करते हैं। ही सेज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी टू बी टॉलरेंस, टू बी अ बैलेंस्ड सोसाइटी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनफैक्ट इतना भी कह दिया था कि अगर मान लो यहाँ पर 50 लोग हैं इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, मान लो 100 लोग हैं, अगर इनमें से एक भी बोलता है कि नहीं सूरज पश्चिम से निकलता है ना कि पूरब से, अगर ये एक इंसान चाहे पागल भी हो तब भी बाकी की सोसाइटी को इस एक इंसान की बात को नहीं दबाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हो सकता है ये एक इंसान सही निकल जाए, बाद में ट्रू निकल जाए और बाकी के सारे गलत निकल जाए। जैसे मिडीवल टाइम पीरियड में बहुत कम लोग थे, जैसे आपके गैलीलियो थे, कोपरनिकस थे, जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की थी कि हाँ भाई जो ये सोलर सिस्टम है वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। बाकी सारे लोग चर्च की बात मानते थे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। देयर वाज अ जियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन तब भी लॉन्ग रन में आप देखिए, थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू द यूज ऑफ रैशनल, थ्रू द यूज ऑफ रीजन, दिस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। आज हमें पता है एग्जैक्टली exactly कि सारे प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं और जो भी हम पहले बिलीव करते थे वो सब गलत था। दैट इज वाई आपको एक इंसान को भी चुप नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता कब कौन सी चीज सही निकल आएगी। और अगर चुप करवाना भी है तो उसको रीजन की हेल्प से चुप करवाओ, ना कि फोर्स की हेल्प से। और यही टॉलरेंस की वैल्यू है इन दी लिबरल सोसाइटी। तो आज हमने थोड़ा बहुत लिबरल आइडियोलॉजिकल थॉट को स्टडी करने की कोशिश की। इसमें डिस्टिंक्शंस है, मैं डिस्टिंग्विश भी कर सकती हूँ क्लासिकल लिबरलिज्म को नियो लिबरलिज्म से। बाकी मैं लिबरल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी पर भी बात कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए लेट्स वेट टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर कमेंट पीपल। Thank you so much.